धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का हमने सब्जेक्ट जो सिलेक्ट किया है वो है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में जो आज का टॉपिक है वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इसकी पहली वीडियो आप लोगों को हम ऑलरेडी प्रदान कर चुके हैं और सेकेंड वाली वीडियो जो आज हम शूट करने चल रहे हैं वह आगे के प्रश्नों का है। ये प्रश्न वैसे तो बोर्ड पर भी बनाए जा सकते थे, परंतु इसको कॉपी और पेन की सहायता से बनाने का मूल उद्देश्य ये होगा कि जिससे कि आप लोगों को लिखने का पैटर्न, तौर तरीके और किस प्रकार से आप एग्ज़ाम में अपने परफॉर्मेंस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय दिखा सकते हैं, बता सकते हैं और जिससे अच्छी मार्किंग हो सकती है। इसलिए हम उसको बिल्कुल प्लेन पेपर पर लिखकर आप लोगों को दिखाते हैं और कोशिश करते हैं कि आप लोगों को मैक्सिमम अच्छी तरह से समझ में भी आ जाए और लिखने का पैटर्न और तौर तरीका, राइटिंग वगैरह तमाम चीज़ें, वर्ड टू वर्ड अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी, तमाम चीज़ों में अच्छा से अच्छा आपको समझ में आ जाए। और बहुत सारे बच्चे पूछते भी हैं, कहते हैं सर आप, कुछ बच्चे तो कहते हैं बोर्ड पर बताओ, कुछ बच्चे कहते हैं कॉपी पर बताओ। तो ये समझ में नहीं आता है कि मैं कॉपी पर बताऊँ या बोर्ड पर बताऊँ। हालाँकि बोर्ड भी ये मौजूद है, इस पर भी हम सवाल बना सकते हैं और क्लास तो खैर चलती रहती है, तो क्लास में तो बोर्ड पर ही काम होता रहता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों को जितना बेहतर समझा सकूं, चाहे वो बोर्ड पर हो या कॉपी पर हो, किसी भी तरीके से आप मैक्सिमम कैसे अंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग में ला सकते हैं वो हम पूरी कोशिश करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इसकी पहली वीडियो तो आपको हम दे ही चुके हैं, लेकिन आज मैं सामने आने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप लोगों के मन में ये ना हो कि मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ या रुक के बना रहा हूँ। हालांकि 10-15 दिन भी मेरी तबीयत भी पीछे ख़राब हो गई थी, जिसमें कि वीडियो रुक भी गई थी। बच्चों को लगा कि शायद अब वीडियो नहीं आएगी, परंतु बहुत सारे लोगों ने तो अनसब्सक्राइब भी कर लिया, क्योंकि उसमें सब्सक्राइबर हमारे बढ़ रहे थे। अचानक उसमें देखा कि 4-5 सब्सक्राइबर घट भी गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बेचारे निराश हो गए, उनको लगा कि भाई अब वीडियो सर नहीं डालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम वीडियो कंटिन्यू जारी किए हुए हैं। हाँ, थोड़ी देर भाई गला तो प्रॉब्लम कर जाता है, किसी का भी कर जाता है, ऐसे ही मुझे भी गले में प्रॉब्लम हो गई। जब गले में प्रॉब्लम हो गई तो वीडियो कहाँ से बनेगी, आप खुद ही सोच लीजिए। लेकिन अब हम कंटिन्यू जारी कर रहे हैं और वीडियो आप तक कंटिन्यू पहुँचेगी और आप अपने कमेंट में जो भी प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में हो उसके बारे में ज़रूर अपने कमेंट में पूछते रहिए, ताकि हम उस विषय पर, उस टॉपिक पर आप तक वीडियो पहुंचाते रहें। आइए सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन को जिस चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इनकम टैक्स में बीके अग्रवाल की बुक हमारे पास मौजूद है और यह क्वेश्चन अब आपके सामने है। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 अब आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 13 से पहले यानी 3,12,290, अगर आप पुरानी वाली, इससे पहले वाली जो वीडियो देखेंगे उसमें आपको ये वाला आंसर नज़र आएगा। उसके बाद बिल्कुल जस्ट क्वेश्चन नंबर 13 ये हम बनाने चल रहे हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत जो हुई है वो यहाँ से हुई थी। तो इस बुक में क्वेश्चन नंबर 11 से है। किसी किसी क्वेश्चन नंबर जो अगर काउंटिंग करेंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 5 से भी शुरू है, किसी किसी बुक में क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू है, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस चालू हैं। तो जो अब नई बुक मिलेगी आपको बीके अग्रवाल की, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 से चलेगा, इसमें 11 से चल रहा है। तो हमने 11, 12 और अब बनाने चल रहे हैं 13, यानी कि वैसे देखा जाए तो एक क्वेश्चन नंबर 3 है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपके सामने मौजूद है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा पॉइंट और आप कंफर्म कर लीजिए। अगर आप मान लीजिए आपके पास पुरानी बुक है तो ये मान के चलिए कि सारे चैप्टर सेम टू सेम ही रहते हैं, लेकिन जो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है वह चैप्टर बदल जाता है, जिसकी वजह से हमें नई बुक खरीदनी पड़ सकती है। लेकिन जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अगर सही है तो भाई वो जा कर के नई बुक खरीद सकते हैं। मान लो जिसकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा झोल झाल है, कमज़ोर है मामला,
तो वो पुरानी बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कैपिटल गेन वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर के क्वेश्चंस की फ़ोटो कॉपी करवा लेंगे। फ़ोटो कॉपी ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 रुपए की बैठेगी, उससे वो पढ़ सकते हैं उस चैप्टर को। इससे उनका जो फाइनेंशियल बोझ है वह हल्का हो जाएगा और वो पुरानी बुक से भी पढ़ के आराम से अपना काम कर सकते हैं। सारे चैप्टर वही हैं, हर चीज़ वही है, सब चीज़ अथॉरिटी से लेकर रेसिडेंशियल स्टेटस तक कुछ बदला नहीं है। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और नई बुक का क्वेश्चन नंबर 3। असेसमेंट ईयर है 2024-25 और इनकम जो है वो 31 मार्च 2024 की है। यहाँ पर दिया हुआ है यह एक बिजनेसमैन की इनकम है। इनका जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट यहाँ पर लिखा हुआ है 61,000। इसमें तमाम इधर डेबिट साइड में खर्चे दिए हुए हैं और क्रेडिट में इनकम भी दी हुई है। लेकिन क्योंकि हमारे बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले चैप्टर में जो कोई बिजनेसमैन होता है वह बिजनेसमैन अपनी इनकम को मैक्सिमम कम करने की कोशिश करता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसकी यही कोशिश होती है कि मैं अपनी इनकम को कम करके दिखाऊं जिससे मुझे टैक्स कम देना पड़े। लेकिन अगर आप एक इनकम टैक्स अधिकारी की हैसियत से अगर उन सवालों को जांच पड़ताल करेंगे तो आप उन खर्चों पर सबसे पहले फोकस करेंगे जो खर्चे उन्होंने लिखे तो हैं परंतु बिजनेस एंड प्रोफेशन से या बिजनेस से रिलेटेड है ही नहीं, और ऐसी इनकम को आप टारगेट करेंगे जो इनकम उनके बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड है ही नहीं। ऐसी ही चीज़ों पर हमें ध्यान रखना होगा। तो अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से तो ये तमाम खर्चे हैं और ये तमाम इनकम है, लेकिन पहले हम उनको ध्यान से देखते हैं जिनसे हमारी शुरुआत होगी। वो है नेट प्रॉफिट 61,000। इसी को हम सबसे पहले लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो है 61,000। शुरुआत हमने यहाँ से की है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ ए ट्रेडर, यहाँ पर व्यापारी का नाम दिया नहीं है। फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25 ये पार्टिकुलर्स है रुपीज़। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 61,000 जो कि बुक में दिया हुआ है। इसके बाद हम इनकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन से यह बात चेक करेंगे कि ऐसी कौन सी रकम है जो बिजनेस में या तो खर्चे के तौर पे ज़्यादा है या बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है जनरल एक्सपेंसेज इंक्लूड 1,000 पेमेंट टू एन ओल्ड एम्प्लॉय फॉर टर्मिनेशन ऑफ हिज सर्विस, रिमूवल ऑफ विच वाज बेनिफिशियल फॉर द बिजनेस। यहाँ पर कहते हैं कि जनरल एक्सपेंसेज जो है उसमें 1,000 रुपया ऐसा शामिल किया गया है जो कि बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड है और बिजनेस के हित में है, जिसमें एक एम्प्लॉय को हटाना बहुत ज़रूरी था जो कि बिजनेस के हित में है। तो इसका मतलब है जो खर्चे बिजनेस से रिलेटेड हैं तो उन पर हमें कोई सस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, उन्हें इग्नोर मार दो। और ये 1,000 रुपया जनरल एक्सपेंसेज में यानी इस जनरल एक्सपेंसेज में शामिल है जिसका संबंध बिजनेस से ही है, तो उसका हम कुछ नहीं करेंगे। आगे बोलते हैं 200 रुपये का पेमेंट जो कि एक गरीब बच्चे से संबंधित है, यूनिवर्सिटी का छात्र है, उसको दिया गया है। अब बिजनेस में तो दान वगैरह कोई खर्चा माना नहीं जाता। अगर कोई व्यक्ति दान दे रहा है तो वह इग्नोर करना नहीं पड़ेगा बल्कि उसे पर्सनल जैसा ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो दान के रूप में न जाने कितने रुपए लोग काट सकते हैं। इसलिए दान इग्नोर नहीं कर सकते, दान को हम मानेंगे पर्सनल खर्चा जैसा, क्योंकि ये दान के रूप में कोई कितनी भी खर्चे काट लेगा, इससे तो उसकी इनकम ही कम हो जाएगी, तो टैक्स कैसे देगा वो। इसलिए दान को हम वापस ऐड करेंगे। तो जनरल एक्सपेंसेज में शामिल था ये 200 रुपये, हमने लिख दिए जनरल एक्सपेंसेज। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है डेप्रीसिएशन एक्सेस बाई 1800। ये खुद ही कह रहे हैं कि ऊपर जो एडमिसिबल एक्सपेंसेज है या अमाउंट है उसमें 1800 रुपये का डेप्रीसिएशन फालतू लगा है, तो खुद ही फालतू बता रहे हो तो हम खुद ही जोड़ देंगे 1800 रुपये। डेप्रीसिएशन के नाम पे 1800 जुड़ गया। ये कहते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो है उसमें 1500 रुपये कैलेंडर डायरी वगैरह के कस्टमरों के लिए है। डायरी का कॉस्ट इतना है, कैलेंडर का दाम इतना है, तो इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कैलेंडर डायरी ये व्यापार के हिस्से हैं और बिजनेस में ये खर्चे बर्चे होते रहते हैं। तो व्यापार के खर्चे के लिए
कितना भी खर्च कर लो, इसका हम कुछ नहीं करेंगे, इसे इग्नोर मार देंगे। जो खर्चे बिजनेस से रिलेटेड है उनका कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो तो उन्होंने लिखना ही लिखना है। कार एक्सपेंसेज में 25 रुपये ऐसा कार का खर्चा है जिसका संबंध प्राइवेट यूज बाई असेसी यानी कि करदाता यानी उस व्यापारी से जो है पर्सनली उनका प्राइवेट यूज में कार आती है और उसका डेप्रिसिएशन इन्होंने घटाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 25 रुपये कार एक्सपेंसेज में, जो कार एक्सपेंसेज में जुड़ा हुआ है उसको हम ऐड कर देंगे, यानी क्योंकि वो पर्सनल है से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोला गया भाई क्या है कि अमाउंट गिवन टू पंजाब यूनिवर्सिटी इज फॉर रिसर्च इन सोशल साइंस कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी द पेमेंट बीइंग मेड। यहाँ पर इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी को पैसा दिया है। अब तो खैर 2023 से तो यहाँ 24 आ जाएगा, एक साल पीछे की बुक हो जाती है, ये तो एक साल आगे की बढ़ा देंगे क्योंकि सवालों में कोई परिवर्तन हुआ नहीं है, ईयर ही बदलना है हमें। तो यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी को दिया गया पैसा पूरी तरह से कर मुक्त है। तो यहाँ पर इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी को पैसा दिया हुआ है 11,000 रुपये, इसकी पूरी 100% की छूट मिलेगी। तो 11,000 रुपये का हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ हमने लिखना नहीं है। अब हमारी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो हमारी समाप्त हो गई। अब हम पहुँचते हैं ऐसे खर्चों के बारे में जो खर्चे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, फिर भी यहाँ डेबिट साइड में लिखा हुआ है। तो ऐसा कौन सा खर्चा है उस पर हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले नंबर देखेंगे तो यहाँ पर ऑफिस सैलरी तो बिजनेस में ही होता है, लेकिन प्रोपराइटर सैलरी, मालिक खुद अपनी सैलरी ले रहा है 50,000, ये तो इग्नोर कर नहीं सकते हैं, इसको तो हमें ध्यान से देखना होगा कि ये पर्सनल क्यों हुआ, इसे जोड़ दीजिए। प्रोपराइटर सैलरी 50,000 रुपये। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं माना जाता, उसको भी हम जोड़ देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000 रुपये का। इसके बाद है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, डेप्रिसिएशन, फायर इंश्योरेंस, ये सब बिजनेस का हिस्सा है, क्योंकि ये सब बिजनेस में एडवर्टाइजमेंट, बैड डेट्स, ये सब बिजनेस के हिस्से में आते हैं। जनरल एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट हमने 200 रुपये का गरीब बच्चे के दान वाला कर ही लिया है। इसके बाद है इनकम टैक्स ऑन लास्ट असेसमेंट। इनकम टैक्स शब्द जो इस्तेमाल होता है ये पर्सनल माना जाता है, अपनी कमाई पर पैसा जो है टैक्स के रूप में दिया जाता है। तो ये 4,000 रुपये हम ऐड कर देंगे इनकम टैक्स के नाम पर। चलो इनकम टैक्स इग्नोर नहीं मार सकते हैं, ये पर्सनल मानेंगे और इसको हम ऐड कर दिए। लेकिन यहाँ पर एडवांस इनकम टैक्स भी आ गया। अरे भाई, जब इनकम टैक्स को पर्सनल माना गया तो एडवांस इनकम टैक्स भी पर्सनल ही हो जाएगा, 2,000 रुपया। इस प्रकार से यहाँ पर इतने खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं हैं या हैं भी तो फालतू हैं, डेप्रिसिएशन जैसे था 1800 रुपये, उनको हमने ऐड कर लिया। टोटल 62,500 रुपये ऐड हो गए। 61,000 में 62,500 ऐड करके 123,500 आ गया। अब हम इनकी इनकम को ध्यान से देखते हैं, ऐसी कौन सी इनकम है जिसका संबंध बिजनेस से नहीं है फिर भी यहाँ लिखा हुआ है। तो उस रकम में सबसे पहला नंबर अगर देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स आता है, क्योंकि व्यापारी का काम माल बेचना और खरीदना होता है, लेकिन संपत्तियों का बेचा हुआ पैसा हो तो कैपिटल गेन में आता है। तो यहाँ क्यों आएगा, तो 20,000 रुपया हम यहाँ पर लेस करेंगे, तो यहाँ पर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स 20,000 रुपये लिख देंगे। बैड डेट्स रिकवर्ड, यहाँ पर लिखा है कि बैड डेट्स रिकवर्ड हुआ है 5,000 का, लेकिन इनकम टैक्स अधिकारियों ने इसको पिछले साल बैड डेट्स नहीं माना, इस पर टैक्स लगा दिया। तो अगर यहाँ पर ये जुड़ा रहेगा दोबारा टैक्स लग जाएगा, इसलिए हम इस 5,000 को माइनस करेंगे यानी घटा देंगे। बैड डेट्स रिकवर्ड 5,000 रुपये यहाँ लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये भी पर्सनल माना जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी जो होता है अदर सोर्स की इनकम है, शेयर बाजार की इनकम अदर सोर्स की इनकम मानी जाती है। तो 4,000 रुपये अदर सोर्स की इनकम है, ये भी यहाँ से रिलेटेड नहीं है, तो इसको भी हम घटाएंगे, तो यहाँ 4,000 रुपये लिख देंगे। इसके बाद है डिविडेंड फ्रॉम एग्रीकल्चरल कंपनी, ये भी हमारा बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, 2,000 रुपया, इसको भी यहाँ पर लेस करेंगे। इसके बाद लास्ट में आता है इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट 2,000 रुपया, इसका संबंध भी बिजनेस से है नहीं, क्योंकि डाकखाने की इनकम कोई व्यापार थोड़ी है। अब ये टोटल हमारा जो इनकम हुआ है वो है 33,000 का, जिसको कि उन्होंने जोड़ा हुआ था जो कि सही नहीं था, उसको हम यहाँ पर लेस करेंगे। तो हमारी जो टैक्सेबल इनकम है हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, वो हमारी 90,500 रुपये की आ जाएगी।
इसको मैच करेंगे तो यहाँ पर 90,500 रुपये यानी 90,500 की जो है टैक्सेबल इनकम आ जाती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 और नई बुक के अनुसार 3। और हाँ, एक बात मत भूलिएगा, और वह है चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना।